अब बात करें सब ताप के प्रभाव की मिश्र धातुओं के लिए। मिश्र धातुओं के लिए, ठीक है साहब। अब यहां की बात करें अलॉय, है ना साहब। मिश्र धातु आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ऐसा मिश्रण जिसमें मिनिमम 2 धातुओं तो हो ही, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुओं के लिए ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा नगण्य होता है। क्लियर साहब, पहले इसका मतलब समझ लें कि नगण्य का क्या मतलब है। अब क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0, मिश्र धातुओं के लिए अल्फा नगण्य होता है, तो साहब इसलिए RT माइनस R0 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, यानी RT अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R0। तो अल्फा नगण्य होता है का क्या मतलब है कि साहब ताप बढ़े या ताप घटे, प्रतिरोध लगभग क्या रहेगा, नियत रहेगा, ताप बढ़े चाहे घटे। तो सब अब मैं पूरी बात को समझा देता हूं। मिश्र धातुओं के लिए अल्फा लगभग नगण्य होता है, अर्थात अब अल्फा नगण्य होने का मतलब तो आप समझ ही गए, अर्थात मिश्र धातुओं को ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर, ताप प्रदान करने पर उनके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन अति अल्प है, नगण्य है। देखो एक चीज समझना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना उचित नहीं है कि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध चेंज होता ही नहीं है ताप के संगत, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हां यह जरूर है कि मिश्र धातुओं के प्रतिरोध में ताप के संगत होने वाला परिवर्तन अति अल्प है, होता तो है पर बहुत कम होता है। अब बहुत कम होता है तो उसको लगभग अपन क्या मान लेते हैं, नियत मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो कई जो है अध्यापक वो बता देते हैं कि साहब मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप के संगत नियत रहता है, नियत तो नहीं रहता, उसमें होने वाला परिवर्तन बहुत कम होता है, जिससे आप कह सकते हो कि लगभग नियत है। यही कारण है, गुण देख लिया आपने, यही कारण है कि मिश्र धातु जैसे मैग्नीन है ना, जैसे यूरेका, जैसे कांस्टेंटन आदि, ये 3 तो आप क्या है एक तरह से याद रख लेना, क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे आपको तो इंस्ट्रूमेंट में बार बार इनका नाम लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है बता देता हूं। तो यही कारण है कि मिश्र धातु मैग्नीन, यूरेका, कांस्टेंटन आदि इत्यादि का प्रायोगिक उपकरण, अब प्रायोगिक उपकरण कौन कौन है, जैसे विभव मापी, इसी चैप्टर में आएगा एंड में, जैसे मीटर सेतु इसी चैप्टर में आएगा, है ना, जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये हटा दिया, आता ही है पर हट उठा गया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जैसे प्रतिरोध बॉक्स। अब ये सब प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है इनके बारे में भी आपकी जानकारी कम हो, है ना, ये प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यही कारण है कि मिश्र धातु का उपयोग प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर की तरफ करते हैं। बाहर तो जो संयोजक तार होते हैं वो तो कॉपर के होते हैं, लेकिन अभी जैसे विभव मापी के अंदर मिश्र धातु के तार हैं, मीटर सेतु के अंदर मिश्र, सप्लाई तो कॉपर की है ना, तो सप्लाई वायर की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं
में उसके अंदर की तरफ, है ना। क्यों लगाते हैं सब? अब ये क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो वहां कहेंगे कि साहब विभव मापी में तांबे का तार क्यों नहीं लगा रखा, ऐसे बोलेंगे आपसे, क्वेश्चन करेंगे। तो आप वो सीधे सीधे जवाब दे देना, मिश्र धातुओं में तांबे का तार क्यों नहीं लगाया। तो आप कह देना साहब तांबे के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, इतना सा कह देना, ज्यादा आप फैलाने की जरूरत नहीं, ज्यादा मत फैलाओ। अल्फा पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ेगा, तो रीडिंग चेंज होती जाएगी। यह इसका जवाब ऐसे देना, जैसे कहा आपसे पूछा कि विभव मापी में तांबे के तार का उपयोग क्यों नहीं किया, तो बता देना मिश्र धातु का इसलिए किया क्योंकि मिश्र धातुओं के लिए अल्फा नगण्य होता है। अल्फा नगण्य होता है तो प्रतिरोध लगभग नियत बना रहेगा, रीडिंग चेंज नहीं होगी। तो कहने का मतलब जवाब आपको होशियारी से देना है, ये नहीं है कि पूछते हैं। तो ये प्रैक्टिकल लैब में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इससे आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि मिश्र धातुओं के लिए अल्फा नगण्य है, अर्थात मिश्र धातुओं के ताप में परिवर्तन से उनके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन लगभग नगण्य है, अति अल्प है। ठीक है, तो जितने भी प्रायोगिक इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिरोध लगभग कांस्टेंट रहता है, तो रीडिंग चेंज होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में हमें समय लगता है और उस दौरान सप्लाई जब चलती है तो वायर गर्म हो सकते हैं या हो जाते हैं, वायर गर्म हो जाते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है रीडिंग चेंज हो जाएगी। मिश्र धातु लगाओगे तो ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको इंपोर्टेंस बता दी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। अब आ जाओ साहब नेक्स्ट बात करें। अब बात करें अर्धचालकों के लिए, है ना। अर्धचालकों के लिए ज्यादा बात करना भी उचित नहीं, क्योंकि अर्धचालक तो पूरा चैप्टर ही है ना अपने, वहां भी करेंगे। फिर भी अब क्योंकि अपन बात चालू कर बैठे हैं तो अपने को बात करनी पड़ेगी, है ना। अर्धचालकों के लिए आपको अर्धचालकों का मैकेनिज्म समझा ही दिया है कि जब आप अर्धचालकों को गर्म करोगे, ऊष्मा दोगे, तो सहसंयोजक बंध टूटेगा, और जब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल मुक्त होगा। आपको मैंने ओमी अनोमी में समझाया था कि ये जो मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन और होल है, ये दी गई ऊर्जा को अर्जित करता है और अन्य सहसंयोजक बंधों से टकराकर उन्हें तोड़ने में सफल हो जाता है। फिर वापस इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बढ़ती चली जाती है और वो भी सहसंयोजक बंधों को तोड़ने का काम करते हैं। तो अचानक एकदम से आवेश वाहकों की संख्या स्मॉल n चर घातांकी रूप से बढ़ती है ना, चर घातांकी रूप से आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है। देखो सब थोड़ी बहुत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर घातांकी रूप से हो तो दिक्कत है। उसका रीजन अपन शुरू में ही बता चुके हैं, है ना। शुरू में अपन ने क्लियर कर दिया था कि अगर n तेजी से बढ़ता है तो फिर R और रो घटेगा, है ना। तो सब अब n प्रभावशाली है। चालकों में तो इसकी संख्या लगभग अपरिवर्तित रहती थी, ऐसा चालक में सुनाया था, लेकिन अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालकों में यह संख्या चरघातांकी रूप से बढ़ती है। और अपन इस बात को जानते हैं कि R हो चाहे रो हो, R एंड रो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, और n चरघातांकी रूप से बढ़ेगा तो स्वाभाविक है R व रो यानी प्रतिरोध व प्रतिरोधकता घटेंगे, है ना। तो सब अगर अपन यहां टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो प्रतिरोध व प्रतिरोधकता घटती है। टेम्परेचर घटाते हैं तो प्रतिरोध व प्रतिरोधकता बढ़ती, उल्टा है ना, उल्टा। क्लियर? तो अर्धचालकों के ताप में वृद्धि करने से उनके प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में कमी होती है, चालक में तो ऐसा नहीं होता। अब आपको बताऊं, ताप के प्रभाव के कारण ही कैटेगरी में एक की वृद्धि होगी। अदरवाइज अपन तीन ही चीजें पढ़ते हैं, चालक, कुचालक और मिश्र धातु। ताप के प्रभाव ने एक नई कैटेगरी डेवलप कर दी जिसे अर्धचालक कहते हैं। वरना अर्धचालक और चालक में डिफरेंस ही नहीं रहता, लेकिन ताप के प्रभाव बिल्कुल विपरीत हैं। चालकों के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, यानी ताप में वृद्धि से प्रतिरोध में वृद्धि, और ताप में कमी से प्रतिरोध में कमी। जबकि अर्धचालकों के लिए यह चीज बिल्कुल अपोजिट है ना। इससे कहते हैं कि अर्धचालकों के लिए अल्फा ऋणात्मक होता है। अब बोलो, तो ताप का प्रभाव चालक और चालक में बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। वहां ताप में वृद्धि से प्रतिरोध बढ़ता है और कमी से प्रतिरोध घटता है। यहां उल्टा होता है, ताप में वृद्धि से प्रतिरोध घटता है और ताप में कमी से प्रतिरोध बढ़ता है। तो बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है ना। तो साहब एक नई कैटेगरी क्रिएट हुई और यहां पर अब अल्फा को क्या कहेंगे, नेगेटिव। तो इस सिचुएशन में अल्फा क्या कहलाता है, ऋणात्मक कहलाता है ना। तो अर्धचालकों के लिए अल्फा ऋणात्मक होता है। समझिए, ऋणात्मक का अर्थ भी समझा दिया मैंने। अब लास्ट बात करनी रह गई कुचालकों के लिए, ठीक है साहब। अब अपन बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टर्स। देखो साहब, पहले ही सुन लें, कुचालकों के लिए भी अल्फा ऋणात्मक होता है। क्लियर? अब आप ये सुन के थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें। अल्फा ऋणात्मक होता है, पर ये वाला इंपैक्ट कुचालक में लागू नहीं है। ये वाला इंपैक्ट अगर कुचालक में लागू कर देंगे तो इसका मतलब ताप बढ़ाते कुचालक भी कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, चालक में हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, ताप में वृद्धि, ऊष्मा में वृद्धि करने से अधिकांश कुचालकों में अल्प चालकता आ सकती है। अल्प चालकता, जैसे लकड़ी कुचालक है और कार्बन पूर्णतः कुचालक नहीं, अल्प चालकता है ना। तो ठीक है, जब अपन टेम्परेचर दे रहे हैं तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलें तो बॉन्डिंग टूटेगी, बॉन्डिंग ब्रेक होगी, तो आवेशवाहक मुक्त हो सकते हैं, आवेशवाहक मुक्त हो सकते हैं या होते हैं, तो फिर अल्प चालकता आ जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा तो फिर कुचालक कैटेगरी खत्म हो जाएगी, है ना। उसको तो गर्म करके किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, चालक में। तो अपन अल्फा को ऋणात्मक बोलेंगे तो सही, क्योंकि वो किससे बोल देंगे, इससे बोल देंगे। किससे बोलेंगे? अब देखो इससे बोलने का तरीका, जब अर्धचालकों के ताप में कमी करते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता में तेजी से वृद्धि होती है, हो गया अल्फा ऋणात्मक, है ना। तो जब अर्धचालकों के ताप में कमी करते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता में तेजी से वृद्धि होती है, तथा एक निश्चित न्यूनतम ताप पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता बढ़कर अनंत व चालकता शून्य हो जाती है। प्रतिरोधकता क्या होगी, अनंत। या यूं कह दें T बराबर 0 केल्विन पर
भाई टेम्परेचर में कमी करते हैं तो प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, उल्टे चल रहे हैं, अल्फा ऋणात्मक हो गया। T बराबर 0 केल्विन ताप पर इनकी प्रतिरोधकता बढ़कर अनंत, और प्रतिरोधकता बढ़कर अनंत तो चालकता 0, और जिनकी चालकता 0 उनको क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। तो कुचालक होने की भी पुष्टि होगी, है ना, 0 हो जाती है, अर्थात कुचालकों के लिए भी अल्फा ऋणात्मक होता है। अब क्योंकि अल्फा अर्धचालक के लिए भी ऋणात्मक है, कुचालक के लिए भी ऋणात्मक है, इसलिए अर्धचालक व कुचालक दोनों के लिए ताप के प्रभाव को एक ही समीकरण से दर्शाते हैं, है ना। इसमें सब 0 केल्विन, अब टेम्परेचर केल्विन है, 0 केल्विन पर प्रतिरोधकता को रो 0 माने तो T केल्विन पर प्रतिरोधकता रो कैपिटल T, किसमें? अर्धचालक और कुचालक दोनों में। रो कैपिटल T इज इक्वल टू होता है रो 0 एक्सपोनेंशियल Eg अपॉन KT, इस समीकरण से दर्शाते हैं ना, Eg अपॉन KT। छोटा सा मैं ले लेता हूं ये काट के, ठीक है, Eg अपॉन KT। तो दोनों के लिए कॉमन है। अब आप कहेंगे कि यार दोनों में एक सा इंपैक्ट थोड़ी है, हाँ नहीं है ना, तो आप समझो Eg क्या है साहब, यहां Eg चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल है, जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री में वर्जित ऊर्जा अंतराल, है ना। अगर आप बात करेंगे तो कुचालक के लिए Eg यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग बराबर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। और आप अर्धचालक के लिए बात करें, अर्धचालकों के लिए, है ना, अर्धचालकों के लिए Eg अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इससे बोल्ट्जमान नियतांक, ठीक है ना, के बोल्ट्जमान नियतांक है। तो कहने का मतलब आप समझ लें कि दोनों के लिए आपको रिलेशन कॉमन दिख रहा है, लेकिन जो कैलकुलेशन है उसमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि एक के लिए Eg जाएगा वर्जित ऊर्जा अंतराल ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये तो ये ताप का प्रभाव कंप्लीट। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है ना, फिर न्यूमेरिकल अपन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता, ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है ना, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है साहब, अति चालकता, ये सब इसी के साथ इसने कर लिया मैंने कि फिर बाद में लूंगा तो समझ में आएगा ताप से रिलेटेड बात है, टॉपिक तो अलग है इससे, है ना, अति चालकता। अब इसके बारे में सुनो, वैज्ञानिक का नाम है कामरलिंग ऑन्स। कामरलिंग ऑन्स नामक वैज्ञानिक ने ताप के संगत पदार्थ में विचित्र व्यवहार अति चालकता का अध्ययन किया, है ना। अब ताप के संगत विचित्र व्यवहार क्या, उसको अपन समझेंगे। ये तो आप समझ ही गए कि अति चालकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कामरलिंग ऑन्स है। अब सब कामरलिंग ऑन्स ताप के संगत पदार्थ में विचित्र सा व्यवहार क्या देख रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं, उसी स्लाइड पे ले जाता हूं मैं आपको, जहां से आपको समझना आसान रहे। इस स्लाइड पे
कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके ताप में कमी करने से उनकी प्रतिरोधकता में तेजी से कमी होती है। अब आप कहेंगे कि ये तो वही चालक में भी होती है। ये ग्राफ किसका था? चालक का था। तो आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? नहीं साहब, जो मैं कह रहा हूं वो नई बात ही है। ये तो प्रोपोर्शनलिटी है, समानुपात है। कामलिंगोन्स कह रहे हैं कि कुछ पदार्थों में ताप के संगत विचित्र व्यवहार देखा गया। जब उन पदार्थों के ताप में कमी करते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता में तेजी से कमी होती है। ये तेजी से नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा तेजी से क्या होती है। तो सब बात चालक की नहीं है, हां वैसी है ना। अभी एक और जगह आपको फिर ले जाता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। तथा एक निश्चित न्यूनतम ताप पर इन पदार्थों की प्रतिरोधकता शून्य व चालकता बढ़कर अनंत हो जाती है। चालकों के लिए क्या प्रतिरोधकता शून्य हो सकती है? नहीं। चालकों के लिए आपको क्या कहा था? यह ग्राफ अरेखिक हो जाता है, वह निश्चित न्यूनतम प्रतिरोध को प्राप्त कर लेता है, उससे कम पे नहीं जाता। तो मेरे कहने का मतलब कंफ्यूज ना हो, चालकों की बात अलग है और मैं जो बात कर रहा हूं वो अलग है। अब मैं पूरी लय में आपको पूरी बात सुना देता हूं। बस मैंने वहां तक इसलिए ले जाना था आपको कि आपको कोई समानता न दिखे। हाँ, थोड़ी बहुत समानता तो दिख रही। तो सब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके ताप में कमी करते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता में तेजी से कमी होती है। वह एक निश्चित न्यूनतम ताप पर उनकी प्रतिरोधकता शून्य व चालकता अनंत हो जाती है। कारण जानते होंगे आप कि साहब चालकता और प्रतिरोधकता के बीच संबंध क्या है? ये तो अपन जानते ही, पढ़ लिया अपन। तो चालकता अनंत हो जाती है पदार्थ के इस गुण को जिसमें चालकता कितनी होगी? अनंत। क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी, मतलब अति चालकता कहते हैं। तो पदार्थ का यह गुण सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता कहलाता है। और ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अति चालक, सुपर कंडक्टिव मटेरियल। ऐसे पदार्थ अति चालक पदार्थ कहलाते हैं। गुण अति चालकता कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि चालकता बढ़कर कितनी होगी? अनंत। अनंत का मतलब ही फिर तो सुपर कंडक्टिविटी होगी। तो एक विचित्र सा व्यवहार है, विचारणीय व्यवहार है। कैसा कैसे हो गया? आप सपोज करो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चलने में कोई उसके अवरोध ही नहीं है, रो बराबर जीरो। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया धातु के अंदर कि अवरोध ही जीरो हो जावे? ऐसा सामान्यतः पॉसिबल नहीं है, पर हो रहा है, देखा है कामलिंगोन्स ने। तथा वह ताप जिस पर अति चालकता का व्यवहार उत्पन्न होता है उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप, टी क्रिटिकल। जिस ताप पर अति चालकता का व्यवहार प्रेक्षित होता है उसे हम कहते हैं क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप रासायनिक संरचना, इसके अलावा दाब, इसके अलावा उसकी आंतरिक जो भी स्थितियां होती हैं, रासायनिक संरचना के अलावा क्रिस्टल संरचना भी हो सकती है और भी जो भी है ना। तो सब क्रांतिक ताप, रासायनिक संरचना, दाब व पदार्थ की प्रकृति आदि पर निर्भर करती है। क्रांतिक ताप का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। कामलिंगोन्स ने इस व्यवहार को सबसे पहले पारे में 4.2 केल्विन ठंडा करके देखा था। तो सब अब यहां पर आपको रो और
टेम्परेचर, इसका ग्राफ दिखाऊंगा, फिर एक बार उधर ले जाऊंगा आपको, तो आपको अंत साफ पता पड़ जाए। ये साहब यहाँ पे 4 के दें, यहाँ 4.1 के दें, ये 4.2, ये 4.3, ये 4.4। ये ध्यान रखना ग्राफ मरकरी के लिए है, जिसे अपन पारा कहते हैं, है ना। अब अंतर देखिए आप, कितना गजब का अंतर है। वहां पर आपने प्रोपोर्शनल देखा है, मैं आपको एक बार वहां ले जाऊं फिर वापस यहाँ लाता हूं। ये ग्राफ आपने देखा है, और जो कामरलिंग-ओन्स बता रहे हैं आप उस सिचुएशन को देखो, है ना। तो कामरलिंग-ओन्स जो बता रहे हैं वो ये है, ये देखो, ताप के संगत प्रतिरोध में कमी, और ये तेजी से क्या हो गया, घट के 0 हो गया, है ना। इसको यहां पे ऐसा मुड़ा ना माने, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड, लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, एकदम गिरा है। तो साहब उसमें इसमें थोड़ा सा मैं देखो इसको यहां से डिफर कर दूं मैं, है ना, ये यूं करता, ये सब यूं करके यूं मान लीजिए, ऐसे, है ना। तो सब तेजी से कमी होती है, और 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर ये कितना हो गया, 0 हो गया प्रतिरोधकता 0 होगी, और चालकता अनंत होगी। इसमें सब अगर अपन ओरों की बात करें तो ओरों में भी देखा गया, पीबी यानी शीशे की बात करें तो शीशे के लिए क्रांतिक ताप 7.25 केल्विन है ना। तो एल्यूमिनियम है, जिंक है, ऐसे लगभग 20-25 पदार्थ हैं शायद, जिनमें अति चालकता का व्यवहार देखा जा चुका है, अति चालकता का व्यवहार देखा जा चुका है ना। जिसमें 2 के तो मैंने टेम्परेचर, शीशे का 7.25, पारे का विशेष रूप से याद रखना 4.2 केल्विन। अब लफड़ा क्या है, जैसे मान लीजिए आप 4.2 केल्विन की बात कर रहे हैं, अगर इस 4.2 केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, तो अब आप यूं सोचो कि 4.2 केल्विन माइनस 273, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊं तो माइनस 269 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि अति चालकता का व्यवहार जो बड़ा सुहावना लगता है आपको, वो जो आपने पारे में देखा या पारे कामरलिंग-ओन्स ने जो भी करा, तो वो माइनस 269 डिग्री, यानी ये ताप अल्प ताप ही नहीं है, ये सब अति अल्प ताप है, अति अल्प ताप। तो अति चालकता प्रॉफिटेबल तो बहुत होगी, लेकिन ये अति चालकता अति अल्प ताप पर प्रेक्षित होती है, बहुत कम ताप पर ये दिखाई देती है। इतना कम ताप मैनेज करना लंबे समय तक, एक मोमेंट तक तो मैनेज कर सकते हैं, एक मोमेंट तक तो ये टेम्परेचर क्षण भर के लिए तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इस टेम्परेचर को लंबे समय तक मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो साइंटिस्ट के सामने समस्या चल रही है कि अति चालकता का व्यवहार अति अल्प ताप पर प्रेक्षित होता है, यह ताप लंबे समय तक मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। अब साहब क्योंकि साइंटिस्ट प्रयास कर रहा है, तो फिर वो कुछ ऐसा, उसको एक बार प्रॉपर्टी तो मिल ही गई है, प्रॉपर्टी में उसको ये तो पता पड़ ही गया कि आज तक यूं सोचते थे कि प्रतिरोधकता शून्य नहीं हो सकती, प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता, अभी तक तो यही सोचा था, लेकिन उसको एक बार पकड़ाई में आ गया कि हो सकता है। जब साइंटिस्ट को यह पता पड़ जाता है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर हो सकता है को संभावना को वह बलवान बनाने का प्रयास करता है, इसलिए उसको साइंटिस्ट कहते हैं। फिर वो सारा उसी पे फोकस हो जाता है कि ये हो सकता है तो इसको करके रखें। अब ठीक है, ये ताप मैनेज नहीं कर सकते तो कोई और भी तरीके हो सकते हैं।
तो साहब भविष्य ऐसा मान सकते हैं आपके अति चालक पदार्थ अस्तित्व में होंगे, कौन कोई व्यवस्था इनके लिए हो जाएगी, कौन कोई अभिक्रिया निकलेगी या समथिंग। अब ये पदार्थ आपके जीवन में आ गए, सामान्य हो गए, अति चालकता का व्यवहार सामान्य हो गया, तो क्या होगा? तो सब अति चालकता में आपने देखा प्रतिरोधकता शून्य होगी, है ना? प्रतिरोधकता शून्य हो गई तो इसका मतलब चालक में जब हम सप्लाई देंगे तो फिर एनर्जी का लॉस खत्म हो गया। मान लीजिए एक टॉर्च में मैं बल्ब डालता हूं, तो टॉर्च में सेल डालता हूं, तो वह सेल जिनके पास केमिकल एनर्जी है, वह सेल उनकी केमिकल एनर्जी डायरेक्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बीच में किसी प्रकार के प्रोसेस में लॉस ही नहीं होगा। तो उन सेल से जो टॉर्च 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलती है, वो टॉर्च महीने भर, 1.5 महीने तक चलेगी, क्योंकि अदर जो चालक में हैं लॉसेज वो तो खत्म ही हो गए हैं। जब तो सब ऐसे समझो, जैसे मान लो आप रेडियो चला रहे हो या कोई बिजली से या सेल से चलाने वाली चीज है, तो वह चीज जो आप सेल से चला रहे हो उसकी सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कई भागों में जाती है, उसका एक भाग आपके काम आता है, बाकी भाग आपके लॉस में जा रहे हैं। पर जब अति चालक पदार्थ आ जाएंगे तो हम अन्य भागों सबको अति चालक से बना देंगे, तो रो बराबर 0, तो अन्य लॉसेस तो खत्म हो ही जाएंगे और जो हमें चाहिए वही मिलेगा। तो स्वाभाविक है, जैसे मान लीजिए आप आपके स्कूटर में पेट्रोल डलाते हो 1 लीटर, स्कूटर चलता है 40-50 किलोमीटर, तो भैया वो स्कूटर इंजन, वो पेट्रोल इंजन को भी गर्म करने में जा रहा है, तो उस पेट्रोल का 30%, 40% तो इंजन को ही गर्म कर रहा है, फ्रिक्शन में भी जा रहा है, वो फ्रिक्शन के कारण इंजन। तो आपके 1 लीटर के मोल का आपको 40% ही तो मिल रहा है। अगर वही पेट्रोल 100% काम करने लगे तो आपका स्कूटर 100 किलोमीटर चल जाएगा 1 लीटर में, स्कूटर जो 40 ही चलता है। तो एग्जैक्टली अगर मैं अति चालक पदार्थ आ जाते हैं तो उनका यूज करके एनर्जी लॉसेस को खत्म कर दूंगा, बस पर्टिकुलर मेरे को जो चाहिए वही कन्वर्जन होगा। लाइक जैसे मैंने टॉर्च में समझा है कि मुझे फिर सेल से केमिकल एनर्जी डायरेक्ट लाइट एनर्जी में मिल जाएगी, फिर तो सब सेल बहुत दिनों तक चलेंगे, मेरे को टॉर्च में बार बार सेल बदलने ही नहीं पड़ेंगे। तो सब अगर अति चालक पदार्थ आ जाते हैं तो ऊर्जा का क्षय नहीं होगा अन्य में, और जब ऊर्जा का क्षय नहीं होगा तो ऊर्जा जिस रूप में मैं चाहता हूं उसी में मिलेगी। तो ऐसे पदार्थों का उपयोग हम सुपर कंप्यूटर की मेमोरी, सुपर कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ाने के लिए करेंगे, लॉसेस तो ही नहीं रहे। शक्तिशाली या उच्च शक्तिशाली लिख दूं, उच्च लिखाई में आ गया तो उच्च शक्तिशाली चुंबक बनाने के काम में लेंगे, मैग्नेट बनाएंगे पावरफुल। सब मैग्नेट से चल रहा है, आपके पंखा, मिक्सी, कूलर सब मैग्नेट से चल रहा है। विद्युत संचरण लाइन, जिससे आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, विद्युत संचरण लाइन, ये जो आपको आपके घरों में लाइट आ रही है, पावर सप्लाई, अब आप समझ सकते हो वो तो कितना लॉस कर रही होगी। आप जानते हो R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो उसमें कितने लॉसेज हो रहे होंगे। तो सब आप इन लॉसेस को रोक लेंगे, किसका उपयोग करके? अति चालक। तो सब एक नई क्रांति, नवीन क्रांति, सुपर कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ जाएगी, उच्च शक्तिशाली चुंबक बन जाएंगे, विद्युत संचरण लाइन चेंज हो जाएगी, तो स्वाभाविक बिजली की भी बचत होगी, आदि इत्यादि, है ना। तो ये सब हम इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ विराम देते हैं इस लेक्चर को। ताप का प्रभाव चालकों पर
उसके न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में लेने पड़ेंगे। इस लेक्चर को यहीं रोका जाता है। बाकी आपको सब बता ही रखा है कि आपको कोई भी परेशानी आती है, किसी भी तरह की आपको सहायता हमसे चाहिए, तो आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। ये पूर्णतः फ्री है ना? क्लियर? थैंक यू वेरी मच बच्चों।